आज मैं फिर से आप लोगों के साथ कुछ बातों को लेकर के जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में शाम 8 बजे हम लोग मिल करके आज हम लोग बातें करेंगे। मेरी तबीयत आज ज्यादा ठीक नहीं है, कुछ फीवर है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैंने जब आप लोगों से बोल दिया तो मैं जरूर आऊंगा और मैं सारे चीजों को डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। बस मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है तो मैं आराम से चीजों को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो मेरा जो टॉपिक होगा वो मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ जो वहां की सरकार जो एक प्रतिबद्ध है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं और उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा गया है, उनके तरफ से क्या क्या सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, उन सारी बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे सरकार की परिस्थिति, बिहार के ऊपर प्रभाव और इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग साथ में मिलकर के बातें करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आरक्षण का तो सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि आरक्षण होता क्या है। देखिए दोस्तों, आरक्षण हम उन लोगों को देते हैं जो समाज में सबसे कमजोर तबके के लोग होते हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तरीके से बहुत कमजोर होते हैं। तो उनको समान अधिकार दिलाने के लिए हम लोग उन्हें आरक्षण के माध्यम से हम उन्हें एक समानता लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका भी प्रतिनिधित्व, उनकी भी क्षमता अलग अलग क्षेत्रों में हो। इसके लिए हम लोग, हमारी सरकार और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो संविधान है, उन्हें आरक्षण देने का प्रावधान करती है। सबसे पहले दोस्तों, जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी रिजर्वेशन जो जिन्होंने सबसे पहली बार जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात करी थी, ये आजादी से पहले ही ये रिजर्वेशन की व्यवस्था शुरू हो गया था। और सबसे पहली बार ये जो रिजर्वेशन की सुविधा है वो मैसूर के एक राजा थे, जिन्होंने सबसे पहली बार बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उन्होंने, ये कहानी है 1918 ईस्वी की, जब मैसूर के राजा ने ये सबसे पहली बार ऐसा महसूस किया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें एक अलग कैटेगरी बनाया जाए। बाद में जाकर के एक यूएस रिसर्चर ने उन्हें एक रिपोर्ट सौंपा और जिसके करके लेकर के बाद में जाकर के 1928 में, उस समय में जो लोग जो आरक्षण जो दिया जाता था वो उन मुद्दों पे या उन चीजों के आधार पर किया गया जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया था, जिसको बैकवर्ड क्लास कहा गया था। बाद में जाकर के आगे चल के 1928 ईस्वी में एक हार्ट योग कमिटी का भी गठन किया गया, जिसके अंदर जो गरीब तबके के लोग थे उनको शामिल किया गया था। बाद में आगे चल करके 1931 ईस्वी में जो है दो क्लास, अलग अलग क्लास में फिर से जो है लोगों को बांटा गया,
जिसमें एक दलित वर्ग थे और एक बैकवर्ड क्लास जो है लोगों को अलग रखा गया। जब ये सारा चीज सेंसर कर रहा था तो उस समय में जो बड़े लोग थे, जो कास्ट वाइज जो समान वर्ग के लोग थे, वो उस समय इन सारे कास्ट सेंसर को ना वो आंदोलन किए कि मैं बैकवर्ड में क्यों रहूं। उनको लगता था कि ये मेरा अपमान है, मैं बैकवर्ड नहीं कहला सकता क्योंकि मेरा जो खानदान है, मेरी जो पीढ़ी है, मेरी जो जाति है बहुत उच्च है। तो उन सारे लोगों को ये जो सिस्टम था उसे अच्छा नहीं लगा। बाद में जाकर के ऐसा हुआ कि 1931 में फिर से सेंसर को लागू किया गया था, जिसमें दो क्लास बनाया गया था, एक बैकवर्ड और एक दलित। और ये भी नॉर्मल चीजों के आधार पर बांटा गया था, जिसमें देखा गया था कि 43% थे वो हिंदू जो है बैकवर्ड क्लास के थे, और 8 से 10% ऐसे लोग थे जो कि हिंदू ना होकर के मगर वो बैकवर्ड क्लास में आए। यानी कि 1931 के सेंसर के अनुसार 50% जो है वो बैकवर्ड क्लास में आता है। उस समय 50% लोगों को बैकवर्ड क्लास में रखा गया था। फिर बात आती है 1953 की, जब उनके लिए एक बैकवर्ड क्लास के लिए एक आर्टिकल भी दिया गया, 340 आर्टिकल, जो कि बैकवर्ड क्लास के बारे में हम लोग को बताता है। ये अनुच्छेद ये बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को अलग रखती है। तो 1953 में जो है ये फिर से इस बैकवर्ड क्लास के बारे में सोचा गया था और उससे संविधान में भी ऐड किया गया था। फिर आती है 1953 ईस्वी में ही एक कमीशन का गठन होता है, जिस कमीशन को हम लोग कालेकर कमीशन भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहली बार जो है फर्स्ट जो आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लास अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एसटी और एसटी को छोड़ करके दूसरे जो लोग थे उसे बैकवर्ड क्लास में रखा गया था। इसके अंतर्गत जो आधार था, जो बांटने का आधार था कि हम लोग किस आधार पे जो है ओबीसी को रख रहे हैं, तो कालेकर कमीशन ने सबसे पहली बार जाति के आधार पर बांटना शुरू किया कि जो बैकवर्ड क्लास है वो इस जाति के हैं, ज्यादातर लोग इस जाति के हैं, और इसको एक पहचान मिलाया कि इस जाति के लोग जो है वो बैकवर्ड क्लास में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इस कालेकर कमीशन का जो मेन मकसद था, जो किन चीजों के आधार पर उन्होंने इस जो रिपोर्ट तैयार किया गया था कालेकर कमीशन के द्वारा, वो ये था कि कोई लोग जो कि लो सोशल पोजीशन पे है, जो ट्रेडिशनल कास्ट में सबसे नीचे तबके के आते हैं, जो लैक ऑफ जनरल एजुकेशन, जिसको उच्च शिक्षा नहीं मिला है, जिसको इनएडिक्वेट यानी कि रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर नहीं मिला है, जिसके ज्यादातर लोग राजनीतिक में नहीं है, जिसके शिक्षा अच्छे से नहीं हुआ है, इसके पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, कोई उद्योग नहीं है जिनके पास, उन सारे लोगों को एक ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था। बट उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, वो इस सेंसर को यानी कि इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिए। उनका कहना था कि अगर हम जाति के आधार पर अगर हम चीजों को अगर बांटते हैं तो समाज में एक व्यवधान उत्पन्न होगा, समाज में एक गलत मैसेज आएगा, जिससे लड़ाइयां और बढ़ेगी और एक दूसरे के ऊपर हीन भावना की चपेट में आएंगे। फिर जाकर के 1979 के अंदर यानी कि 1979 जनता पार्टी के द्वारा जो है ये जो कास्ट सेंसर है, जो सबसे पहली बार स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाता है, और उनका कहना था कि अब इन सारी चीजों को यानी कि प्रॉपर डाटा नहीं मिलने के कारण, जो एक डाटा होना चाहिए कि भाई कितना जाति ओबीसी का कितना लोग हैं, इनके प्रॉपर डाटा नहीं मिलने के कारण जो है इसको स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देता है।
फिर आती है 1980 के लगभग में एक मंडल कमीशन का गठन होता है, और जिसका मुख्य जो चीफ थे वो बीपी मंडल साहब थे। उन्होंने 1980 में एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें उन्होंने इस मंडल कमीशन के अंदर बताया जाता है कि टोटल जो है ओबीसी जातियां 3743 जातियां जो है वो अंडर प्रिविलेज है, यानी कि बहुत ही गरीब है, बहुत ही सोशली वीक है, और एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पा रहा है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का उस समय 43% था इंडिया का, ओबीसी जातियां। फिर जाकर के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे बीपी नरसिम्हा राव, ओबीसी के लोगों के लिए 40 सिफारिशें जो है मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया, बट उस 40 सिफारिशों में से 2 सिफारिशों को मान लिया जाता है बीपी मंडल नरसिम्हा राव के द्वारा। बट इसके लेकर के उस समय बहुत ज्यादा आंदोलन होते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, बहुत सारा लड़ाइयां होती है। बट अब साल आती है 16 नवंबर 1992 का, जब पीपी सिंह के सरकार के द्वारा मंडल कमीशन को यानी कि ओबीसी को 70% रिजर्वेशन का प्रावधान कर देती है, और इसको लेकर के बहुत सारा उस समय में आंदोलन होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बट फिर भी बीपी सिंह के द्वारा 70% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा कदम है ओबीसी रिजर्वेशन के तरफ से। बट अभी भी एक जो चीजें अभी भी लोगों के जहन में था, वो ये था कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है ये किस चीजों के आधार पर दिया जा रहा है, इनकी जातियां कितनी हैं। अभी भी जो प्रॉपर जो डाटा होना चाहिए वो किसी के पास नहीं था। उस समय में कहा गया, एक बुक में लिखा गया है, साइक्लोपीडिया बैकवर्ड क्लास, जो कि नीलम यादव के द्वारा लिखा गया था। उस समय में जो सर्वे किया गया था ओबीसी के लिए, उसमें कहा गया था कि उस समय में सिर्फ और सिर्फ 1 जातियां और 2 गांव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के आधार पर ओबीसी कैटेगरी को उस समय में बनाया गया था। उनका कहना था कि पूरी तरीका से ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी तक ओबीसी की कितनी जातियां हैं इंडिया के अंदर और कितना % ओबीसी प्रॉपर इंडिया में रहते हैं, इसका कोई प्रॉपर डाटा हमारे पास अभी भी नहीं है। बहुत सारे उसके बाद एक रोहिणी कमीशन का भी गठन किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि 2623 जातियां ओबीसी में आते हैं। रोहिणी कमीशन ने अलग अलग जातियों ओबीसी के अलग अलग जातियों को एक अलग अलग सब ग्रुप में बांट देती है, जिसमें 500 एक अलग ग्रुप में ओबीसी के ही अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और फिर जाकर के अभी तक इस कमीशन का यानी कि ओबीसी का करेक्ट जो डाटा है वो किसी के पास अभी भी सरकार के पास नहीं है, और आज भी हम लोग वही के वही हैं। और अगर ये डाटा हमारे पास आती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहिए और कितना आरक्षण होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हम एक नए जो आजकल का जो करंट न्यूज चल रहा है कि मध्य प्रदेश में वहां के सरकार मोहन यादव जो कि वहां के अभी सीएम है, उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के वहां पे अभी एमपी में ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिलता है। बट वहां के जो सरकार है उन्होंने कहा कि इस रिजर्वेशन को बढ़ा करके 27% कर दिया जाए, और इनको लेकर के हर एक दिन 8 अक्टूबर से सुनवाई होना है, और जिसको लेकर के प्रत्यारोप और जो विरोधी लोग हैं वो अभी बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन में हो गया है। इसके पीछे का एक रीजन है कि क्यों ऐसे लोग जो अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन के विरुद्ध में है, कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन के साथ हैं। अब इनको लेकर के एक अलग परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे उसी परसेप्शन को लेकर के, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वहां के सरकार ने
ऐसा क्या कह दिया कि आज बहुत ही ज्यादा जो है वो एक तरीके से आंदोलन बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बार ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए कमलनाथ सरकार, वहां के जो कमलनाथ सरकार थे जो कि कांग्रेस से आते हैं, वो सबसे पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ है उनको मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वहां के जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, सरकार, वहां की जो सरकार है, उनका कहना था कि सरकार जो है, पहली बात उनका कहना था कि देखिए कि भाई वहां पे जो लोग हैं, जो मध्य प्रदेश में लोग हैं, ओबीसी का जो जातियां हैं वो 50% से ऊपर है, और 50% ऊपर रहने के कारण इनको 70% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पहला ये। दूसरा बात उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण उन्हें 70% आरक्षण मिलना जरूरी है। और सरकार जो सबसे बड़ी बात, और जब भी आंदोलन, जब भी जो लोगों को बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो ये मुद्दा है कि जो सरकार है, रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि जो पुराने जो सामाजिक स्तर है, इतिहास में जो ओबीसी जातियों के साथ जो एक तरीके से उनके साथ जो कठोरता और जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, उन प्रताड़ना को, उन समानताओं को सही करने के लिए आज ओबीसी वर्ग को आगे लिए आरक्षण उन्हें देना चाहिए। जिसमें दो बातें उन्होंने कही है कि बहुत सारे विभिन्न आयोग का रिपोर्ट उन्होंने हवाला दिया है, जिसमें रामजी महाजन आयोग एक रिपोर्ट है, उनके बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, और एक कल्याण आयोग रिपोर्ट है। मैं इन दोनों रिपोर्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये दोनों रिपोर्ट क्या कहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार ने दलील दी है। आप 1 मिनट, मैं इसे बहुत अच्छे से आपको बस समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले राज्य सरकार का जो दलील है, मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। सबसे पहले देखिए, राज्य सरकार की तरफ से जो दलील दिया गया था, सबसे पहले 50%, देखिए मैं एक आपको क्लियर कर देता हूं कि आरक्षण में ना कोई भी स्टेट हो, 50% आरक्षण का ही प्रावधान है। 50% ही आप किसी राज्य में जो है वो आरक्षण दे सकते हैं, मगर कुछ राज्य में, जैसे कि तमिलनाडु में जो है वो 50% से भी ज्यादा आरक्षण वहां पे अभी दिया गया है, मगर बहुत सारे राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब मैं बातें करता हूं कि 50% सीमा को तोड़ने के लिए वहां का जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश का सरकार है, इन सीमाओं को तोड़ने के लिए क्या क्या बातें कही गई है। उन्होंने अपने दलील में 15,000 पन्नों का एक हल्फनामा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ओबीसी के सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में कम प्रतिनिधित्व पर रहने के बारे में बताया जाता है। आयोग का रिपोर्ट तथा प्रशासनिक डेटा शामिल किया जाता है कि भाई कितना लोग जो है वो ओबीसी की जातियां जो है प्रशासनिक सेवा में है, इनका रिपोर्ट तैयार किया करके दिया जाता है। दूसरा जो सबसे लास्ट बात, जो सबसे अच्छी बात आपको जो मैं बताने वाला हूं, वो है कि प्राचीन कथाओं का भी जिक्र जो है वो रिपोर्ट में किया गया, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो हफरा तफरी मचा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर।
उन्हें कहा गया है कि जिसमें एक राम जी महाजन आयोग का रिपोर्ट भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के दलील में। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्राचीन सामाजिक प्रथाओं यानी कि सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए रिपोर्ट में ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण को सही ठहराया गया। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था थी, तो पुराने जो सामाजिक व्यवस्था था, उन व्यवस्था को तोड़ने के लिए आज के समय में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का जो दलील है वो सरकार की तरफ से दिया गया। अब ये रामजी महाजन रिपोर्ट आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस रामजी जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया था कि भाई ये 1983 ईस्वी में कांग्रेस के सरकार में दिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ओबीसी रिजर्वेशन को 27% से बढ़ा करके 35% आरक्षण की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। अब जो पुरानी जो बातें जो कही गई थी, पुरानी जो बातें जो दलील दिया गया था सरकार के द्वारा, वो ये चीज दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था को कठोरता से दर्शाया गया है। यानी कि सितंबर में यहाँ पे जिसमें सरकार द्वारा राम, अब इस दलील में एक और चीज बड़ी बात बन के आ रही है, वो ये है कि वहां के सरकार ने राम और द्रोणाचार्य के अपमान का भी आरोप जो है वो लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ण व्यवस्था को कठोरता से दास्ता जो है वो दो पुराने प्रसंगों को दलील में दिया गया है। पुराने जो प्रसंग है जो कि महाभारत के समय में हुआ करता था या रामायण के समय में, उन सारे दलील को भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि शंभू का जो वध हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि राजा राम ने जो राम थे वो शंभू का वध कर देता है, और इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि वो छोटी जाति से थे, इसीलिए उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, उसे मरवा दिया जाता है। ये बात उस दलील में कहा गया। दूसरा एक बात किया गया एकलव्य, सब लोग जानते हो एकलव्य के बारे में। द्रोणाचार्य का कहना कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसीलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि वो भील का पुत्र था, जो कि एक नीचे स्तर के लोग थे, उनसे आते हैं, जिनके कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा से रोका। और ये दलील ऐसा कहा जाता है कि वहां के सरकार जो है वो दिया गया, जिसमें बीजेपी कहती है कि ये जो दलील है ये मैंने नहीं दिया गया था, ये महाजन रिपोर्ट कहता है जो कि कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। और यही चीज जो 2 पेज है, इस पेज को लेकर के ही वहां पे जो है अभी बहुत ज्यादा चीजें, बहुत गरमाया हुआ एक मुद्दा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहां के जो अलग अलग लोग हैं वो वहां के जो सरकार हैं अलग अलग बातें, गालियां अलग अलग प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दी हैं कि इससे समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां आएगी और वहां के सरकार के ऊपर पूरी तरीका से दबाव है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन अगर मिल जाता है 27%, तो इससे बीजेपी को क्या नुकसान है या बीजेपी को क्या फायदा है या बिहार इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ऐसा माना जाए तो कि समान वर्ग के लोग हैं उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा जाता है, नॉट ए मी। अब अगर बीजेपी पहली बार किसी ओबीसी जो वहां के मुख्यमंत्री अगर उनके द्वारा इस आरक्षण को अगर बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को अब यहां एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब जो समान वर्ग के लोग हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपको अगर आरक्षण बढ़ाना ही है, अगर आप बढ़ाते ही हैं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं। अब इसको लेकर के जो समान वर्ग है बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर सरकार के ऊपर चढ़ गए हैं। अब बीजेपी को अब एक स्टैंड लेना है कि भाई मुझे किस तरफ चीजों को लेके चलना है, क्योंकि बीजेपी को यह भी पता कि जो सबसे बड़ा वर्ग है वो इंडिया में वो ओबीसी ही है। तो अगर ये ओबीसी रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है तो पूरी तरीका से राजनीतिक जो है वो बदल सकता है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती है राजनीतिक पे, ये बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस अभी जो है वो ओबीसी को लेकर के ही पूरी तरीका से जो है खेल रही है। और अगर ऐसा होता है कि बीजेपी इस रिजर्वेशन को आगे लेके चल जाता है तो फिर लोग जो कांग्रेस का जो
स्टैंड था, उस स्टैंड को बीजेपी पूरी तरीका से अपनी तरफ खींच सकता है और इससे पूरी सिनेरियो चेंज हो सकता है। अब इसे बिहार की राजनीतिक पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओबीसी और एबीसी की जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए कि बिहार में बहुत ही ज्यादा है। लगभग 63% जो है पूरे बिहार के जो जितना जनसंख्या है उसमें ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या जो है इतना परसेंटेज होता है। और आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी का जो ओबीसी समर्थक दिखाने, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो बीजेपी को ओबीसी समर्थक अगर दिखाना होगा तो ये उन्हें दावा करना होगा कि वहां पे कि ओबीसी रिजर्वेशन वहां पे मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर वहां पे ओबीसी अगर रिजर्वेशन नहीं मिलती है तो यहाँ पे बिहार के अंदर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा वर्ग ये समझ जाएंगे कि बीजेपी जो है ओबीसी विरोधी है। ये स्टैंड क्लियर करना होगा बीजेपी को कि भाई आप किसके तरफ हैं। बीजेपी को खुलकर सामने आना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है समस्या है और एक मुद्दा बन गया है बीजेपी की तरफ से। अगर ऐसा नहीं करता है तो 100% यहाँ के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू या फिर जो भी पार्टी है, उन्हें इस टॉपिक पर खेलने का मौका मिल जाएगा और पूरी तरीका से उन्हें राजनीतिक बढ़त मिल जाएगा। ये बिहार की राजनीति में प्रभाव हो सकता है। अब इससे क्या होगा कि जातीय जनगणना का जो असर है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बीजेपी पर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे रिजर्वेशन मिलता है तो ये भी होगा कि अलग अलग स्टेट में ये भी कहा जाता है कि सभी लोगों को ये भी लगा कि मुझे भी आरक्षण मिलना चाहिए, और जिसके लेकर के कास्ट सेंसर एक बहुत बड़ा मुद्दा वैसे भी है और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पूरी तरीका से ग्लोबली चेंज हो सकता है। ये सारा आज का क्राइटेरिया है और इन सारे मुद्दों को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको कैसा लगा? मैं इस स्टैंड को लेकर के, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, वहां का सरकार, हम लोग की भी नजर है कि किस तरीके से इन सारे चीजों को मुद्दों को लेकर के वहां पे आगे बढ़ती है। और आने वाला समय में इस रिजर्वेशन को पूरी घनिष्ठता के साथ हम लोग साथ में मिलकर के समझेंगे और जानेंगे। और जब जब वहां की सरकार कुछ ऐसी चीजें लेके आती है या सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जाएगी 8 तारीख से, तो उन सारे चीजों को हम लोग बैठेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो दलित समाज से आते हैं, और इसको लेकर के भी और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिग्नल है वो बीजेपी के उच्च जो मुख्य हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह और जेपी नड्डा जो भी हैं लोग वहां, ये इनडायरेक्टली तरीके से इस चीज को मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन सारे चीजों को लेकर के क्या आगे स्टैंड होता है देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।